क्लियर हुआ ये चीज। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अरे सॉरी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, यानी कि dx अपॉन dt v, ये फाइनल हम लोगों का अभी तक का चैप्टर चला है यहाँ तक, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लिमिट लगाए थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद यही चीज़ आई थी। अब वेलोसिटी आगे बढ़ेंगे, इसी चैप्टर में अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम महसूस करेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब उसको कैसे पता करेंगे कब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब डिस्टेंस चेंज हो रही हो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी भी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है को कैसे इमेजिन करोगे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना कि जब हम v इज इक्वल टू बोलेंगे dx अपॉन dt, यानी वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ध्यान से समझना बात को, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 2 मत लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 40 50, उसी तरह ये ले लो 1 2 3 4, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है ध्यान से और टाइम के रिस्पेक्ट में, कुछ इस तरीके से समझ लो, कुछ इस तरीके से ये वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी हो रही है। तो अब देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है, या इसको ऐसे समझ लो, एक और ग्राफ से मैं दिखाता हूँ, एक और ग्राफ से बनाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग मस्त क्लियर हो जाएगा, एकदम धाकड़। ग्राफिकल से वेलोसिटी क्लियर कर लोगे ना तो एकदम मतलब ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तब हमको एक्सेलरेशन बताना आसान हो जाएगा ना। पहले समझ लो कि वेलोसिटी क्या है ग्राफिकल मेथड से। अब ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 2 4 8 10 12 14 16, ये डिस्टेंस मान लो, क्या मान लो, ये ऊपर वाला हो गया हमारा डिस्टेंस, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे टाइम मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टाइम हो गया ये। अब बात समझना भैया, जब बॉडी 4 मीटर से मान लो शुरू हुई है, यहाँ से जब बॉडी 4 मीटर पे है, जब बॉडी 4 मीटर पे है तो टाइम है 2 सेकेंड। 4 मीटर यानी x1 4 मीटर, तो t1 2 सेकेंड। देखो ना, देखा देखा, ठीक। चेंज होते होते अब बॉडी जो है 8 पे गई, फिर 10 पे गई, फिर 12 पे गई, और मान लेते हैं 14 तक गई। ठीक है, 14 पे जब ये गई तो हम मान लेते हैं कि ये 5 सेकंड पे है, यहाँ मान लेते हैं थोड़ा सहूलियत के लिए, ये कितना हो गया 5 सेकंड। क्लियर है ये चीज़, ये 5 सेकंड हो गया, यानी कि x2 तक ट्रेवल की, तो x2 कहाँ तक ट्रेवल की 14, और t2 क्या हो गया 5 सेकंड। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, वेलोसिटी क्या होता है एक्चुअल में, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होता था, डेल्टा x अपॉन, और डेल्टा x क्या होता था x2 माइनस क्या बात t2 माइनस क्या बात समझ में आ गई। तो x2 माइनस x1 कैसे निकालेंगे, x2 ये है और x1, अब अगर ध्यान से देखना डिस्टेंस के ग्राफ पे हम बात कर रहे हैं, तो x2 यहाँ पे है ना, ये चीज़ है x2 और ये चीज़ है 4, यानी अगर हम दूसरा मार्कर ले लें ताकि समझ में आए, ध्यान से देखना, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यही चीज़
यही चीज़ तो डेल्टा x है बाबू, देखो ना x2 माइनस x1, देखिए x2 माइनस x1, और ये चीज़ क्या है भैया, ये है डेल्टा t, देखो 5 माइनस 2, 5 माइनस t2 माइनस, तो बॉडी की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, सीधी सीधी वेलोसिटी आ गई x2 माइनस x1 यानी कि 14 माइनस अपॉन 5 माइनस क्या बात 10/3, ये बॉडी की वेलोसिटी हुई। वेलोसिटी समझ में आई, ग्राफ से क्लियर हो गया ये चीज़ देखो कितना स्मूथली क्लियर हुआ अभी तक। तो अब वेलोसिटी में देख रहे हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में। और ये हमारी ग्राफिकल मेथड से देखें तो ये हमारा जो है वेलोसिटी आया, ये वेलोसिटी का एरिया आया एक तरीके से, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब वेलोसिटी हम बोल रहे हैं कि अब वेलोसिटी चेंज हो सकती है। यहाँ पे जैसे x चेंज हुआ, x चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो अगर हम डिस्टेंस की जगह यहाँ वेलोसिटी कर देते हैं, अगर हम डिस्टेंस की जगह और यहाँ पे टाइम, तो वेलोसिटी भी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी भी चेंज होनी चाहिए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल सुनना कि जब तुम बाइक पे बैठे हो, मान लो भैया के साथ बाइक पे बैठ के घर जा रहे हो, ठीक है। अब भैया जो है आराम से स्मूथली रोड पे चला रहा है, तो जब भैया स्मूथली आराम से रोड पे चला रहा है तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, आगे बढ़ रहे हो, और टाइम भी बदल रहा है, तो यानी वो वेलोसिटी हो रही है, यानी वो चीज़ वेलोसिटी है। क्योंकि भैया जब बाइक से आगे बढ़ेगा तो डिस्टेंस चेंज होगी ना, और जब डिस्टेंस चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, वही तो वेलोसिटी कहलाएगी। यानी जब वो बाइक चला रहा है नॉर्मली, तो वो क्या है एक्चुअली, वेलोसिटी। और अचानक से कुत्ता आ गया सामने, अचानक से क्या आ गया, तो ब्रेक लग जाएगा, तो वेलोसिटी अचानक से क्या होगी, यानी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, अब वेलोसिटी अचानक से चेंज हो रही है। या कुत्ता भाग गया तो उसी वेलोसिटी से वो चलाएगा, बढ़ा देगा, वेलोसिटी बढ़ा देगा, यानी अब हम ये नहीं कह रहे हैं डिस्टेंस बढ़ा देगा, हम जब डिस्टेंस चेंज हो रहा था तो हम बोल दिए वेलोसिटी, लेकिन अब जब कुत्ता आया ब्रेक मारा तो हम बोलेंगे भैया गाड़ी की वेलोसिटी कम हो गई। जब कुत्ता चला गया फिर से वो स्पीड बढ़ाया तो हम कह देंगे कि वेलोसिटी बढ़ रही है एक्चुअली। वो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसी तरह तो अगर हम बोल रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब ज़्यादा तेज़ी से कवर हो रहा है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब ज़्यादा तेज़ी से कवर हो रहा है। तो जब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी तो उस टर्म को हम बोल देंगे एक्सेलरेशन। क्या बोल देंगे? और वही अगर कम होगी तो डी एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होगी और अगर पॉजिटिव चेंज होगी यानी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होगी और नेगेटिव चेंज होगी यानी घटेगी तो डी एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ ये चीज़? पक्का। तो अब एक्सेलरेशन ही हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन में क्या हम लोगों ने पहले हेडिंग डाल लो एक्सेलरेशन, और ये नोट कर लो, इसको नोट तो कर ही लोगे, ठीक है। उसको पॉज करके नोट कर लेना। डालो एक्सेलरेशन, उसको भी बताता हूँ मैं। देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v1 वेलोसिटी रही होगी और कहाँ तक पहुँची होगी, उसी तरह t1 वेलोसिटी होगी और कहाँ तक पहुँची होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? v2 माइनस अपॉन t2 माइनस, यही होगा एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ ये चीज़? अब v2 माइनस v1 को क्या लिख सकते हो? डेल्टा, और t2 माइनस t1 को क्या लिख सकते हो? डेल्टा। नहीं समझे बात? पक्का? अरे क्या बात। तो a इज इक्वल टू हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा। अब ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो, लिखना बाद में, ध्यान से। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब वही बात कि बॉडी लंबे समय तक चली है, बॉडी अगर लंबे ड्यूरेशन तक चली है और अगर किसी इंस्टेंट पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अगर वी वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट देन वी हैव टू कैलकुलेट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमको किसी इंस्टेंट पे किसी बॉडी की एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल रूल कि ए इज इक्वल टू ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, इसमें हम लोग टाइम की लिमिट क्या कर देंगे, लिमिट टाइम टेंड्स टू 0, क्योंकि जब हम किसी इंस्टेंट पे निकालेंगे तो ना तो हम उस टाइम से आगे बढ़ सकते हैं ना तो पीछे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही टाइम टेंड्स टू लिमिट 0 हो जाएगा, ये डेल्टा वी जो है वो डी वी अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। ये क्या आ गया? अब इसको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखना। एक सीरीज वाइज मैं बढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगी बात, एकदम सीरीज वाइज बढ़ रहा हूँ ना। तो क्या पहले हम लोग क्या देखे थे कि x1 या x2 जो है वो पोजीशन बताता है, x1 और x2, x1, x2, x3 क्या बताता है, टेल्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बताता है? पोजीशन ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट। अब x2 माइनस x1 क्या बताता है, डेल्टा x। और इसको इसका रेशियो टाइम से यानी t2 माइनस t1 अगर हम करते हैं तो ये बता देगा डेल्टा t, और ये हो जाता है वेलोसिटी, हो जाता है। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा। अब यहाँ पे अगर लिमिट t टेंड्स टू 0 लगा देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी। अब जैसे पोजीशन चेंज हो रहा था, डिस्टेंस चेंज या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था, उसी तरह हमारा क्या चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी। इफ v2 माइनस v1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा। उसी तरह ये t2 माइनस t1 अगर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा डेल्टा t, और ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। यहाँ भी अगर t को हम लोग टेंस लिमिट लगा करके लिमिट टेंस टू 0 कर दें अगर t का भी, तो ये v किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा t, सॉरी डेल्टा v अपॉन डी वी अपॉन डी टी। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, सॉरी ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ये हमारा, इसको भी जनरली नॉर्मली वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। उसी तरह ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, और ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एक साथ लिखोगे तो याद रहेगा आराम से, क्लियर हुआ ये चीज़। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अब हम लोग 9th में पढ़े थे कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके 3 इक्वेशन होंगे, 3 इक्वेशन होंगे। 9th में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। 9th में हमने क्या पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे हम लोग कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। किस मेथड से डिराइव करेंगे, कैलकुलस मेथड से। अब कैलकुलस मेथड क्या होता है, कैलकुलस मेथड वो मेथड जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होगा, जो मैंने कल बताया था। कैलकुलस वो मेथड होता है जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है, जो हमने कल बताया था। तो हम एक बार ट्राई करेंगे कि कैलकुलस मेथड से जो है वो मोशन ऑफ इक्वेशन को प्रूफ करें या मोशन ऑफ इक्वेशन को ले आएँ। ठीक है, अगर तुमको ग्राफिकल मेथड नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना, हम ग्राफिकल मेथड भी बता देंगे एक बार। हाँ ठीक, तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ और मैं कैलकुलस मेथड से मोशन ऑफ इक्वेशन जो है वो निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल दो, मोशन ऑफ इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। जितना इक्वेशन हम लोग जानते हैं उसी की मदद से हम लोग निकाल देंगे।
बोलूँ आगे, मतलब बताऊँ? देखो ध्यान से सुनना एक स्टेप। A इज इक्वल टू होता है dv अपॉन, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? मैं t को लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूँ, LHS भेज देता हूँ। A dt अपॉन A dt इज इक्वल टू dv। तुम गलत बोल रहे हो, हम भी गलत बोल दे रहे हैं। A dt इज इक्वल टू हो गया dv। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों साइड में क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये साफ हो जाएगा, A dt इज इक्वल टू नागिन dv। इंटीग्रेट क्यों किए हैं? क्योंकि एस्केलेशन dv अपॉन dt डिफरेंशिएबल में है, डिफरेंशिएबल में है। तो अब हम इंटीग्रेट करके पूरा सम अप निकालेंगे एक्चुअली, ठीक है, टोटल वैल्यू जानने के लिए। तो a इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये इंटीग्रेशन का साइन है और डिफरेंशिएबल किसका है, dt, टाइम का। तो a एज अ कांस्टेंट काम करेगा। a क्या काम करेगा, एज अ, तो एक कांस्टेंट जब एज ए कांस्टेंट काम करेगा तो हम a को बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल दिया जाता है। तो a अंदर बच गया सिर्फ dt इज इक्वल टू, यहाँ अंदर बच गया dv। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, देख लो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसा आएगा तो एकदम ध्यान से देखना, फॉर्मूला से मैं बात बता रहा हूँ। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी और कैसे होगी। मान लो इस इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx है, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। अगर कुछ होता तो x का फंक्शन होता, यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन अगर यहाँ कुछ होता तो किसका फंक्शन होता, x का ही फंक्शन होता। तो अब तुम x का फंक्शन ऐसे लिखो कि यहाँ पे कुछ ना हो। देखो कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो अब x के टर्म में, s के टर्म में कुछ ऐसा लिखो कि उसकी वैल्यू 1 भी आ जाए और x का टर्म भी हो जाए। क्या बात, इसकी जगह लिख सकते हो x के पावर 0 dx। x के पावर 0 का मतलब 1, माने हमने वैल्यू भी नहीं चेंज की और x का फंक्शन भी लिख दिया ताकि आराम से इंटीग्रेट हो जाए। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x के पावर n dx का फॉर्मूला होता है x n+1 डिवाइडेड बाई n प्लस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 0 dx है, यानी n की जगह क्या है, 0 है पगली, हाँ। तो x 0+1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस, यानी x 0 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx की वैल्यू क्या होगी। उसी तरह सिर्फ अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखा होगा तो उसकी वैल्यू t, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dv लिखा होगा तो उसकी वैल्यू, अब तो समझ में आ जाएगा बात, शाबाश। मिटा दूं इसको। तो अब देखो ध्यान से, अब ये कैलकुलेशन करना आ गया इजीली। अब क्या है कि ये हो गया a और इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dt है तो क्या आ जाएगा, मारेंगे तुम्हारा मुंह फूटेगा। अब ध्यान से सुनना एक चीज और, लिमिट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे खासकर मोशन ऑफ इक्वेशन के लिए तो हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया। इंटीग्रेशन जोड़ने का नाम है, तो हम कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं वहाँ से वहाँ तक का लिमिट लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे टाइम को जोड़ना है, कहाँ से जोड़ना है, टाइम को, तो टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा तो 0 सेकेंड से, नेगेटिव से तो स्टार्ट होगा नहीं, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है तो उसको t ले लो,
मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या ले लोगे, टी। समझ में आ रही है बात? तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कि अप्लाइंग लिमिट्स। उसी तरह अब ये वेलोसिटी है, डीवी यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से चेंज होगा? जो शुरुआत की वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट बोल देंगे, जो लास्ट में वेलोसिटी होगी उसके फाइनल वेलोसिटी वी बोलेंगे। इन्हीं दोनों में वेलोसिटी चेंज होगा, इन्हीं दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे आ गया टी, जब इंटीग्रेट किए तो क्या आ गया, टी इंटीग्रेट करने पे आ गया, और लिमिट हम लोग ब्रैकेट के ऊपर ऐसे लगा देंगे। ठीक हुआ ये चीज़। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा v, और लिमिट हम ऊपर आराम से लगा देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस जो भी ब्रैकेट में वैल्यू आएगी उसकी जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। देखो कैसे, ए ब्रैकेट में क्या है, टी, तो टी की जगह अपर लिमिट क्या है, खुद ही टी है, तो टी माइनस टी की जगह क्या रख देंगे, क्या बात, इज इक्वल टू वी की जगह अपर लिमिट वी ही रख देंगे माइनस, ठीक। अब इनटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 80, 0 का 0 खत्म कहानी, ये हो जाएगा v माइनस v0 यानी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। इसको इधर लेते जाओ तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में v नॉट प्लस 80। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, पढ़े होगे 9th में, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 पढ़े थे ना। इनिशियल वेलोसिटी तो u होता था, ये भी तो इनिशियल वेलोसिटी है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया मोशन का। क्या कौन सा इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। सेकंड इक्वेशन देखो ध्यान से, कौन सा इक्वेशन, सेकंड। v इज इक्वल टू हो जाता है dx अपॉन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, v इज इक्वल टू क्या हो जाता है dx अपॉन, इसमें भी हम लोग dt को इधर लेते आए और इसको रख दिए, समझ में बात। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो v को बाहर अब नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने v की वैल्यू निकाल दी है t के फॉर्म में, v प्लस 80, तो हम v की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। v की वैल्यू नहीं पता होती तो निकाल देते, तो कांस्टेंट की तरह से काम करता है। अभी पता है तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे, v नॉट प्लस at dt, बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। समझ में आ गई ये बात, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ मिटा दें। तो देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना। होम एग्जामिनेशन में प्रायः ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, और समझना भी जरूरी है। अब देखो, अब आराम से हम इसको जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको अलग अलग ओपन कर देंगे, यानी इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। आराम से अलग अलग, इसको अलग ओपन कर सकते हैं। वो डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेशन अलग अलग लग जाएंगे यहाँ। समझ में आ रही बात। अब हम लिमिट लगा देंगे, इसी पे लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाते हैं, ये वेलोसिटी की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है अभी, और यहाँ पे dt ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे तो वेलोसिटी तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम से इंटीग्रेट तो होंगे नहीं, टाइम ही इंटीग्रेट होगा टाइम के साथ। तो जब v बाहर आ जाएगा तो सिर्फ टाइम का फंक्शन बचेगा ना। तो पहले हम निकाल देते हैं ताकि तुमको कन्फ्यूजन हो, फिर लिमिट लगाते हैं। तो v नॉट निकाल दिए, अब ये dt हो गया। अब लिमिट लगा देते हैं। लिमिट कहाँ से लगाएंगे, टाइम के लिए, 0 से t, ठीक। यहाँ पे देखो t a बाहर निकल जाएगा, a बाहर निकल गया और बच गया t dt, वही लिमिट 0 से t, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx है, जाहिर सी बात है, तो x का लगेगा, x यानी पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज होगी, x1 से x2,
या किसी किसी बुक में लिखा हो सकता है x0 से x1, तो कन्फ्यूजन नहीं है ना, चाहे x1 से x2 लिखो चाहे x0 से x1 लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx। समझ में आ गई बात। अब काम हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हो गया v0 इंटीग्रेशन ऑफ dt, t हो जाएगा, समझा देने ये चीज़, प्लस a t dt का इंटीग्रेशन t²/2। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है? xn+1/n+, तो इंटीग्रेशन ऑफ t है dt, तो t के पावर 1 है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? t 1+1/1+, यानी कि t²/2, तो ये हो जाएगा हमारा t² और लिमिट लग जाएगा 0 से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी x, लिमिट लग जाएगा x0 से x1 तक। समझ गए बात? शाबाश। अब लिमिट का फॉर्मूला v0 और अपर लिमिट माइनस यानी t-0 प्लस a, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्या है? t है, तो t² की जगह t रखोगे तो t²/2 माइनस 0²/, तो इनकी कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x1 माइनस इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा v0t प्लस at²/2, ये तो कहानी ख़त्म इनकी, ये हो जाएगा x माइनस x0, x1 माइनस x0। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, v0t प्लस हाफ at² इज इक्वल टू x1 माइनस x0। तो ये एक तरीके से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस को ही क्लास 9th में s बताया गया था। देखो फॉर्मूला आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक, थर्ड इक्वेशन पे चले हम लोग, नोट कर लोगे ना? थर्ड इक्वेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड इक्वेशन पे हम लोग फिर से आ जाते हैं, a इज इक्वल टू dv/dt। दो ही चीज़ें हमको पता है, एक v इक्वल टू dx/dt, एक a इज इक्वल टू dv/dt। इन्हीं दोनों में गेम करना हम लोगों को, खूब खेल खेलना है। ठीक है, तो अब देखो a इज इक्वल टू dv/dt से एक ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं, अगर वही फिर से करेंगे तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी, वही फिर से करेंगे तो हमको पहली इक्वेशन मिल जाएगी, यानी हमको कुछ बदलना होगा तीसरी इक्वेशन लाने के लिए। तो देखो कैसे बदलेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv/dx इंटू dx/dt? बताओ, ऐसे लिखने में किसी की हत्या तो नहीं होगी? हत्या हो जाएगी तो ऐसे आराम से लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब dx/dt को क्या बोलते हो? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? ये वेलोसिटी होता है। हाँ, अच्छा वेलोसिटी होता है, वेसिटी पता नहीं क्या बोल रहे थे। हाँ, वही वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहे वेलोसिटी, तो dx/dt v होता है, सबको पता है ये चीज़। तो dx/dt की जगह क्या लिख देंगे हम? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv/dx.v। बोलो, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब v और v हो गए, दोनों एक बिरादरी के मिल गए, तो ये बोलेंगे कि dx को भैया यहाँ से हटाओ यार, ये हम लोगों के बीच आके जो मज़ा नहीं दे रहा है। ये हम लोग कितने अच्छे प्यारे दोस्त हैं, ये बाई में आ गया है, तो बाई को क्या कहेंगे सर, एक भेज दो LHS में, बाई वाले को LHS में भेज देंगे। तो बाई वाला चुपचाप LHS में आ गया, बाई है तो कुछ कर नहीं सकता, तो यहाँ पे हो गया v dv, कहा तुम ही लोग खुश रहो। ठीक है, लेकिन तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दोगे, इसीलिए इंटीग्रेट कर दोगे। क्या करोगे? और एक ही साइड करोगे क्या? अरे दोनों साइड करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट किए तो ये हो जाएगा
क्या बात, ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं समझे बात, ए को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर भी तो निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या रखोगे, तो फिर तो उल्टा होने लगेगा सब। तो ए को बाहर निकाल देते हैं, ए को बाहर निकाल दिए तो अंदर बच गया, और वी को तो बाहर निकालेंगे नहीं, वी भी भाई भाई हैं। अब हमारा काम लिमिट लगाने का है, लिमिट लगा देते हैं। डी एक्स यानी कि एक्स नॉट से, वी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यानी सिर्फ एक्स, और ये हो जाएगा एक्स नॉट से x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन, क्या बात, लिमिट लग जाएगा वी नॉट से वी। समझ में आई बात, आ रही नहीं आ रही है समझ में भाई, एकदम बढ़िया समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपर लिमिट माइनस यानी x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू अपर लिमिट यानी वी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस, ठीक है। तो अब ये हो गया a x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस, फिर बाई में आ गया, फिर ये दोनों कहेंगे क्या भेजो एलएचएस में, भेज दिए। तो ये हो जाएगा 2a x1 माइनस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, अब जब ये बाई में आ गए, ये दोनों अकेले आ गए, तो फिर आपस में लड़ने लगे। फिर आपस में कहा कि ये वी बोलेगा कि तुम मेरे में से माइनस हो रहे हो, मेरी वैल्यू कम हो रही है, तो नाराज होकर के ये, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x1 माइनस एक्स नॉट, और x1 माइनस एक्स नॉट ही s कहलाता है टोटल डिस्टेंस। तो देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा इक्वेशन, तीनों इक्वेशन हो गए, पक्का आगे बढ़ें। ये तीनों इक्वेशन तुम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे। एक हम लोग ज़मीन पे चलने वाली बात तो कर लिए, ज़मीन पे 1 डायमेंशन में चल रही है बॉडी, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मोशन में आएगा तो उसमें वेलोसिटी आएगी v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। फिर उसके बाद किसी कंडीशन में जब वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी तो एस्केलेशन आएगा, बढ़ेगी तो एस्केलेशन, घटेगी तो डी एस्केलेशन। ये तो हम लोग ज़मीन पे चलने वाली बात कर लिए। अब क्या होगा जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, वो भी तो 1 डायमेंशन में आ सकती है, आ सकती है। ले गए हर्ष को छत पे, देखो भैया कुछ दिखाते हैं, धीरे से भैया तो रोज़ पीटवाई करता है, भैया को 10 मंजिले पे ले गए कि भैया चलो कुछ दिखाएं, बड़ा सुंदर मौसम दिख रहा है ऐसे वैसे, जैसे भैया देख रहा है ऐसे, तो भैया सीधे नीचे आएंगे, 1 डायमेंशन में आएंगे कि भैया ऐसे से करते आएंगे, ऐसे लहरियाते तो नहीं आएंगे, एकदम सीधे नीचे आएंगे, तो वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गई। तो उसकी कंडीशन देखोगे, कुछ उसकी कंडीशन की चर्चा नहीं की तुम। तो देखो एक ही कंडीशन होगी कि जब भी बॉडी 1 डायमेंशन में आएगी तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगी, यानी सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी, या ऐसे कह सकते हो कि वो कांस्टेंट रेट से नीचे आएगा, कांस्टेंट रेट से नीचे गिरेगा, और उसको क्या कहेंगे, जी, स्मॉल जी, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, वो ये है कि बीच में कोई रेजिस्टेंस ना आए, बहुत तेज हवा का झोंका आ गया, या बीच में कोई पैराशूट खोल दिया, या बीच में कोई लपक लिया आके हॉल के एवेंजर टाइप, तो उस कंडीशन में फेल हो जाएगा। उस कंडीशन में एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फेल होने का ये मतलब नहीं है कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, बस ये है कि उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो सिर्फ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर नहीं रहेगा, बाकी का भी इफेक्ट उस पर असर करने लगेगा। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है और सिर्फ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है सिर्फ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो उसको कहेंगे फ्री फॉल।
उसको क्या कहेंगे? सिर्फ अगर बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर से बिना बीच में किसी रेजिस्टेंस के, तो उसको हम कहेंगे फ्री फॉल। क्लियर हुआ ये चीज़? वो बॉडी क्या हो गई? फ्री फॉल की बॉडी हो गई। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा लगाते हैं, वीडियो पॉज कर दो। एकदम ध्यान से देखना। पहली बात तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ करके जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसे वैसे पूरी इमेज बना लेना दिमाग में। फिजिक्स का क्वेश्चन तुरंत करने का प्रयास मत करना, पहले उसको अच्छे से समझ लेना एकदम शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली लाइन पढ़ के जो कॉन्सेप्ट बनाया अगली लाइन में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है या बदल जाता है। ठीक है, तो पहले एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो और इमेज बनाओ ना। ध्यान से देखो कैसे करना है। ये जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ इसमें इस पे ज़्यादा ध्यान, आंसर क्या आया क्या नहीं आया उसकी मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें कई चीज़ें मैं बताऊँगा जो कि हम लोग नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको समझने में न्यूमेरिकल हमेशा गलत ही होता है। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, बॉल को कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर की तरफ। फिर बस रुक जाओ। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ, तो ये वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल या फाइनल? इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। u इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर। अब पहली बात तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी नहीं होती है जो, मतलब प्रायः हम ये समझते हैं, जनरली हम समझते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से बॉडी स्टार्ट होती है। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ है, जहाँ से हमारा, उदाहरण के तौर पे अगर कोई बाइक है वो अभी खड़ी है, जैसे मेरे घर के सामने एक बाइक खड़ी है, उसका इस समय वेलोसिटी क्या हो गया? 0 किलोमीटर पर आवर। उसका इस समय वेलोसिटी क्या है? 0 किलोमीटर। कुछ अब ये चलना शुरू हो गई तो मान लेता हूँ मैं इसका वेलोसिटी हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट पॉइंट पे क्या थी? 0 किलोमीटर। और फिर कुछ आगे बढ़ी तो तीसरे पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी इसका हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। फिर चौथे पॉइंट पे इस तरह आगे बढ़ गई मान लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो आदमी बाइक को चौथे पॉइंट पे, मान लो चौथे पॉइंट पे कोई आदमी बाइक को देखता है, ऑब्जर्व करता है, देखने वाला है। अगर बाइक को पहले पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया, बाइक को पहले पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया तो बाइक का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। बाइक को अगर पहले नहीं दूसरे पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया तो बाइक का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 20 किलोमीटर, न कि 0 किलोमीटर पर आवर, जबकि 0 से स्टार्ट हुआ था ये। बाइक को अगर तीसरे पॉइंट से ऑब्जर्व करना शुरू किया गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, न कि 20 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी भी काम करेगा। क्लियर हो गया? जो हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन होगा बॉडी का वही फाइनल वेलोसिटी होगा, या जो हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा वही हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा। बात समझ आ रही है? इससे मतलब नहीं है कि बॉडी किस स्पीड से कहाँ से चली है, वो नहीं। हमारा ऑब्जर्वेशन जहाँ शुरू हुआ उस समय की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, हमारा ऑब्जर्वेशन जहाँ खत्म होता है उस समय की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर हुआ ये चीज़? तो अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। हमारा ऑब्जर्वेशन ही 20 मीटर पर सेकेंड से शुरू हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 20 मीटर। तो अब जो कन्फ्यूजन था तुमको अब कभी नहीं होगा। सोच रहे थे ना कि इनिशियल होगा फाइनल होगा, क्या होगा? अब समझ में आ गई बात? इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। From top of multi-story building, the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter. हाँ, From the ground. वाह, देखो ध्यान से, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया है। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? 25 मीटर।
कहाँ? 25 मीटर वो हाइट है जहाँ से हम पत्थर को एक्चुअली फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से हम पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 20 मीटर। तो इस पॉइंट की, जहाँ से हम पत्थर फेंक रहे हैं, उस पॉइंट की ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है? 25 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ रही है बात? और 25 मीटर एबव हम जो है वो पत्थर को फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ। फिर क्या होता है? How high the ball will rise? ठीक, पहला क्वेश्चन, कितना हाइट बॉल जाएगा ऊपर जब फेंकेंगे तो कितना हाइट तक जाएगा। फिर And how long will it be? यानी टाइम, ऊपर तक ये ऊपर बॉडी कितने देर तक रहेगी। फिर Before the ball hits the ground. बिफोर द बॉल हिट्स द, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे टाइम में क्या पूछा है? हाइट में तो इतनी हाइट पूछी है, हाउ हाई द बॉल विल राइज, यानी कितना ऊपर बॉल उठेगा, ये पूछा गया है। हाइट, इतनी हाइट पूछी गई है। मान लो बॉल इतनी हाइट तक जाता है तो इतनी हाइट पूछी गई है। लेकिन टाइम क्या पूछा गया है? टोटल, यानी ऊपर से नीचे तक, ग्राउंड तक आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रही बात? अधिकतर बच्चे यहीं तक का टाइम निकाल के आ जाते हैं, गलत हो जाता है। वो पूछा है ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गई बात? तो अब निकालना हम लोग शुरू करते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। हाइट एक तरह का डिस्टेंस होता है, हाइट भी एक तरह का डिस्टेंस होता है। अगर हॉरिजॉन्टल चलता है तो हम उसको डिस्टेंस बोल देते हैं, वर्टिकल चलता है तो हाइट बोल देते हैं, है तो डिस्टेंस ही। अब देखो मोशन के 3 इक्वेशन हैं, ठीक। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, सब दिया होता है, सिर्फ एक ही चीज निकालना होता है। कैसे दिया होता है ये हमको पता करना पड़ता है। ज़्यादा घुमा फिरा के दिया तो हम कह देते हैं क्वेश्चन टफ, कम घुमा फिरा के दिया कहते हैं क्वेश्चन आसान। क्लियर है ये चीज़? तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को आसान बनाएंगे? हमेशा हम वो इक्वेशन लगाएंगे, तीनों में से हमेशा हम वो इक्वेशन लगाएंगे जिसमें से सिर्फ हमको एक क्वांटिटी जाननी हो, बाकी सब दिया हो। तो अब देखो ध्यान से, हमको इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट बनाना, अगर ये बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी है और ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी 20 होगी। हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, मान लो यहाँ से फेंकते हैं पत्थर को, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यहाँ तक आया पत्थर, तो यहाँ पे पत्थर की वेलोसिटी कितनी होगी? मार्कर को फेंक रहे हैं, ऊपर आएगा, तो यहाँ पे अगर कुछ वेलोसिटी अगर होगी, ध्यान से सुनो, अगर हम पत्थर को या किसी भी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो इसमें वेलोसिटी होगी जब तक, तब तक वो ऊपर जाते रहेगा। यानी अगर यहाँ पे पत्थर रुक रहा है तो इसका मतलब इसके पास कुछ बचा, अगर थोड़ा भी बचा होता थोड़ा सा और ऊपर जाता, थोड़ी सी भी वेलोसिटी बची होती थोड़ी सी और, तो मैक्सिमम हाइट तभी मिलेगा जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? अगर कुछ भी वेलोसिटी होगी तो मैक्सिमम हाइट मिलेगा नहीं और ऊपर जाएगा। तो यानी कि एक चीज इनडायरेक्टली दे दिया गया है, v। पास समझ में आई? नहीं समझ में आया आपको लग रहा है? पक्का? एक्सेलरेशन क्या लेंगे? अब ये बॉडी पे सीधे सीधे g काम करेगा, इस बॉडी पे जो ऊपर नीचे डाउन हो रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, उस पर सीधे सीधे g काम करेगा, और g क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लोग 10 मीटर उसको ले लेते हैं राउंड अप में। बुक में बोला जाएगा 9.8 तो 9.8 ही लेना, बुक में बोला जाएगा 10 तो 10 ले लेना, ठीक है। और अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो 9.8 ले लेना, मैं ऐसे सहूलियत के लिए यहाँ 10 ले लिया हूँ, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें भी ध्यान देना कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो हम माइनस का g लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, और बॉडी अगर नीचे आ रही है तो हम g प्लस का लेंगे। यानी यहाँ पे ये एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे? माइनस का। समझ में आ गई बात?
अब मुझे तो यही इक्वेशन सही लग रहा है, क्योंकि वी भी पता है, यू भी पता है, ए भी पता है, टाइम निकल जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, पहले हाइट भी निकालना है, तो पहले हाइट निकाल देते हैं। हाइट यानी एस, तो एस निकालने के लिए देखो सेकंड वाला, क्यों ये वाला नहीं काम करेगा, ये भी तो काम कर सकता है, वी भी पता है, यू भी पता है, ए भी पता है, तो सेकंड वाला लगा देते हैं, छोटा है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 2 इंटू ए यानी कि माइनस का 10 इंटू एस। तो 0 खत्म, 20 का स्क्वायर क्या होगा, पक्का ना, 400 इज इक्वल टू माइनस का 20 इंटू एस। 20 इधर आ जाएगा, तो 400 माइनस का 20 इज इक्वल टू एस। 0 से 0 खत्म, 20 माइनस से माइनस खत्म। तो हाइट कितनी आ गई, मीटर। यानी बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी, यानी ये हाइट कितना होगा, 20 मीटर ऊपर तक। अब 20 मीटर ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल टाइम निकालना है। तो ये टाइम, तो 20 मीटर ऊपर तक जाने में जो टाइम लगेगा वो हम निकाल लेते हैं, इससे निकल जाएगा ना आराम से। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 माइनस का 20 प्लस a यानी कि माइनस का 10 इंटू टी, है ना। तो ये इधर गया तो माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 इंटू ये इधर आ गया, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 बाई माइनस का, तो 2 सेकंड में बॉडी ऊपर चली गई। यहाँ का टाइम भी निकल गया। क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब हमको निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम जब बॉडी यहाँ से लेकर के नीचे आती है, यहाँ से लेकर के टोटल टाइम। तो जब बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब बॉडी यहाँ पे आ गई, देखो ध्यान से, यहाँ से गिराया जा रहा है। दूसरी कंडीशन में ये है कि बॉडी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आ रही है, मैक्सिमम हाइट से, तो कितना टाइम लेगी ये निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट से जब ग्राउंड तक आएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी टोटल। बहुत सही, शाबाश। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है 20 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 25। तो बॉडी को टॉप से बॉटम तक आने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 20 प्लस 25, यानी कि बात समझ आ रही है, टोटल डिस्टेंस 45 कवर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज़। अब टोटल डिस्टेंस 45 कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस हमको पता चल गया। अब बॉडी यहाँ से फेंकी गई है, मैक्सिमम हाइट तक v क्या हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन में हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरी कंडीशन में हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से नीचे जा रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0, यानी दूसरी कंडीशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक। एस्केलेरेशन क्या होगा दूसरी कंडीशन के लिए, एस्केलेरेशन वही g यानी कि 10, वही प्लस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ रही है, पक्का। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या निकालना है हम लोग को, टोटल टाइम। टोटल तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल देते हैं। तो s टोटल डिस्टेंस क्या है, 45, u यानी कि 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एस्केलेरेशन यानी 10 टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 0 इंटू 2 0, तो 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 को नीचे लेते आओ, तो 45 बाई टी स्क्वायर 3 आएगा, 9 आएगा, वो 5 9 जा 45 स्क्वायर, सॉरी 5 9 जा 45, तो 9 इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर, यानी कि t इज इक्वल टू आ जाएगा
3, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, लेकिन टोटल टाइम पूछा है, ठीक है। तो 3 सेकेंड तो बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने में लगी, तो अगर बॉडी की टाइम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने में लगी है तो 3 सेकेंड, लेकिन अगर टोटल टाइम पूछा गया यानी बॉडी को जब से फेंका गया तब से नीचे कितने देर में आएगी, तो 3 सेकेंड ऊपर से नीचे आने में लगी और 2 सेकेंड लगा था यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने में, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड। ये बात समझ में आ गई भाई। ऊपर से नीचे आने में 3 सेकेंड लगा था और यहाँ से पहली कंडीशन वाले में मैक्सिमम हाइट तक जाने में 2 सेकेंड लगा था, तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकेंड प्लस यहाँ से यहाँ आ जाने में 3 सेकेंड यानी टोटल 5 सेकेंड। क्लियर हुआ ये चीज़? अगला न्यूमेरिकल करें, नोट कर लोगे, ठीक, पक्का, ठीक। तो अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल बताओ क्या है? एक कार का क्या है? ड्राइवर है, क्या करता है वो? 0.2 सेकेंड। हाँ, 0.2 सेकेंड का वो रिएक्शन टाइम लेता है। रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है कि 0.2 सेकेंड वो सोचने में लगा दिया। ध्यान से सुनना, गाड़ी ड्राइवर लेके जा रहा है, कुछ दूरी पे अचानक से देखता है कुकुर, कुछ दूरी पे क्या देखता है? कुत्ता। तो ब्रेक लगाएगा तुरंत ना, देखते ही तुरंत ब्रेक लगाएगा। रिएक्शन टाइम का देखो मतलब क्या होता है कि अगर वो जैसे कुत्ता देखा, बिलार, सियार, आदमी किसी को अगर देख लिया वहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, मान लो गाड़ी से कोई जा रहा हो, कोई आत्महत्या के विचार से आगे आके उसके खड़ा हो गया, तो अब वो तुरंत ब्रेक मारेगा। लेकिन एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, बायोलॉजी में पढ़े होगे, स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत रिएक्शन होता है। एक होता है दिमाग सोचता है तब रिएक्ट करता है। उदाहरण के तौर पे तुम प्रेस एकदम गर्मा गर्म रखा हुआ है, मम्मी प्रेस करके रख दी हैं ऐसे करके, तुमको पता नहीं चला कि मम्मी प्रेस करके रखी हैं, तुमने गया गलती से प्रेस को टच किया, तो प्रेस को टच करने के बाद सोचते हो क्या कि हटाएं कि ना हटाएं, जल जाएगा, नहीं हटाएंगे तो जल जाएगा, इसलिए हटा लिया जाए, इतना सोचते हो तब हटाते हो, नहीं इधर तो धुआं निकल जाएगा, उंगली से टच होता है तुरंत निकाल हटा देते हो। तो ये रिएक्शन टाइम होता है, कितने देर में तुम रिएक्ट करते हो, कितने देर में तुम, ठीक है। तो अब जब ड्राइवर देखा तो वो रिएक्ट करने में टाइम लेगा, क्योंकि हो सकता है उसका पाँव क्लच या एक्सेलरेशन पे हो, तो पाँव हटाने में, ब्रेक पे लगाने में कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड का टाइम लेगा। लेकिन रिएक्शन टाइम में बॉडी तो उसी वेलोसिटी से चलेगी, रिएक्शन टाइम में बॉडी की वेलोसिटी वही होगी जिस वेलोसिटी से वो आ रहा था। ऐसा तो है नहीं कि वो सोचा रिएक्शन टाइम मतलब सोचा ब्रेक मारने को तभी बॉडी रुक गई, गाड़ी रुक गई, नहीं, जब तक वो ब्रेक मारेगा नहीं तब तक नहीं रुकेगी ना। तो वो सोचा कि ब्रेक मार देना चाहिए, तब जब तक वो सोच के ब्रेक मार नहीं रहा है तब तक तो बॉडी उसी वेलोसिटी से जा रही है। इसको सोचना है, इसको ध्यान से समझना है। तो क्या बोला है कि एक ड्राइवर गाड़ी में बैठा है और वो कितना टाइम लेता है रिएक्शन टाइम? बहुत कम का टाइम लेता है, 0.2 सेकेंड का टाइम लेता है सिर्फ। इतना तो नॉर्मली, इतना तो सब लेते हैं, ठीक। फिर आगे क्या होता है? ठीक, अच्छा, ये है हमारी, ध्यान से देखना, ये है हमारी गाड़ी, चौचक एकदम चल रही है स्पीड में, एकदम भयंकर चल रही है गाड़ी। यहाँ बैठा है ड्राइवर, बैठा है आराम से, ड्राइवर चला रहा है, दोनों हाथ ड्राइवर का यहीं होगा, चला रहा है एकदम बढ़िया, ठीक है। कितनी दूरी पे है कुकुर? कोई भी ऑब्स्टेकल मतलब कि बाधा, तो 25 मीटर पे
कुत्ता खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे है ऑब्स्टेकल, ठीक है। जैसे ही वो ऑब्स्टेकल दिखता है, ध्यान से सुनो, 0.2 सेकेंड का वो रिएक्शन टाइम लेता है। तो 0.2 सेकेंड तो वो उसी स्पीड से चलेगा, 0.2 सेकेंड तो उसी स्पीड से आगे आएगा। और गाड़ी की स्पीड दी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा? देखो एक बात ध्यान से सुन लो, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो किससे इंटू करोगे? उसका शॉर्ट फॉर्म है, वही उसी से निकाला गया है। देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, आवर यानी कि इंटू 60, 0 से 0, 0 से 0, 10/30, यानी किलोमीटर पर आवर में 5/18 से इंटू करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसी तरह मीटर पर सेकेंड में अगर 18/5 से इंटू करोगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रख लेना इस बात, ठीक है। तो अब देखो ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54 इंटू 5/18, तो 18 3 जा 54, 3 5 जा 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। तो अब ये 0.2 सेकेंड का जो रिएक्शन टाइम है ये उसी स्पीड से चलेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम 0.2, तो ये क्या हो जाएगा? 15 स्पीड इसकी ये है इंटू 0.2, तो क्या आ जाएगा? 3 ये हो जाएगा 3 मीटर का डिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गाड़ी यहाँ पे थी, 25 मीटर पे एक कुत्ता देखा, लेकिन रिएक्शन टाइम कितना ले लिया? ब्रेक मारने में रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड ले लिया, तो 0.2 सेकेंड में गाड़ी कितना बढ़ गई? 3 मीटर आगे, यानी जो गाड़ी यहाँ थी वो 3 मीटर आगे आ गई, यानी ये 3 मीटर आगे बढ़ गई लो रिएक्शन टाइम में। अब यही गाड़ी कहाँ पे आ गई आफ्टर रिएक्शन टाइम? यहाँ पे आ गया ये गाड़ी, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 मीटर आगे गाड़ी बढ़ गई। आगे क्या बोला है क्वेश्चन? ब्रेक की वजह से जो डीएस्केलेशन है यानी ए, ये हो जाएगा माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डीएस्केलेशन यानी माइनस। फिर आगे अब तुमको बताना है क्या कुत्ता में टकरा जाए, कुत्ता मरेगा या बचेगा? भाई गाड़ी कुत्ते में टकराएगी, कुत्ता मरेगा, तो तुमको ये बताना है कि कुत्ता मरा या कुत्ता बचा। जनरली कुकुरन बच जाते हैं इसलिए कि वो भी तो भागेगा, यहाँ बताया नहीं गया बुक में, लेकिन भाग जाएगा। लेकिन मान लो कुत्ता है जो है वो खा पी के मस्त है कि हम नहीं उठेंगे चाहे आज जो हो जाए, ठीक है, तो कुकुर बचेगा कि जाएगा? देखो कैसे निकालेंगे। गाड़ी और कुत्ते के बीच की अब डिस्टेंस कितनी हो गई? 22 हो गई। वाह, डिस्टेंस बिटवीन गाड़ी एंड कुत्ता कितना हो गया? 25 माइनस 3 यानी कि ये तो समझ में आ गई बात। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 22। तो अब हम लोग डिस्टेंस हम लोग पता चल गया यहाँ पे 22 मीटर, एस्केलेशन हम लोगों को पता है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? गाड़ी रुकने के बाद, जब ब्रेक मार रहा है तो गाड़ी रुकेगी ना, तो रुकने के बाद फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ ये चीज़, इसका मतलब। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। यही तो ऑब्जर्वेशन का वेलोसिटी था, तो यही तो इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो देखो कैसा काम करेंगे। अगर किस कंडीशन में कुत्ता बचेगा? अगर गाड़ी रुक जाती है 22 मीटर से पहले,
अगर गाड़ी 22 मीटर से पहले रुक जाती है तब तो कुत्ता, और अगर 22 मीटर के बाद रुकी तो मरेगा। तो एक्चुअली निकालना क्या है? डिस्टेंस। एक्चुअली निकालना क्या है? हमको ये ना पता है कि अब कुत्ते के बीच और गाड़ी के बीच 22 मीटर है, हमको ये थोड़ी पता है कि गाड़ी कितना मीटर चलेगी। हमको ये नहीं ना पता है कि गाड़ी कितना मीटर, हमको ये पता है कि 3 मीटर कवर हो गया जब तक ये सोच रहा है, बचा 22 किलोमीटर। हमको ये पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस 22 मीटर है। अब हम निकालेंगे कि गाड़ी की वेलोसिटी अगर इतनी है, डी एस्केलेशन इतना है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, तो कितना चलेगा। अगर गाड़ी 22 मीटर से ज़्यादा चल लिया तब तो कुत्ता गया, कुत्ते की मौत, मर गया कुत्ता। और 22 मीटर से अगर कम तो कुत्ता बच जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में S भी नहीं पता है और नहीं लगाएंगे इसको। अब एक ही S का इक्वेशन है, बता V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, यही लगाएंगे, यही लगाएंगे S के लिए। तो V स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, U स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, 2 इंटू A यानी कि A क्या है माइनस का 6 इंटू S। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी होगा और ब्रेक जो है वो इतना डी एस्केलेशन कर रहा है, इतनी रेट से वेलोसिटी कम कर रहा है, तो कितना दूरी वो जाएगा। वो दूरी अगर 22 से कम हुआ कुकुरा बचेगा, 22 से ज़्यादा हुआ कुत्ता फिनिश। ठीक है, तो ध्यान से समझो। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225 माइनस का, और ये हो जाएगा 2 6 जा माइनस का इंटू S। नीचे ले आओ तो माइनस का 225 अपॉन माइनस का 12 इक्वल टू S। बताओ क्या होगा, जल्दी कैलकुलेट करो, हमको नहीं आता। 12 1 जा 12। ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे तो डेसिमल हो कुछ आएगा, जरूरी थोड़ी कट के आइए। ले, अरे ज़िंदगी मौत का सवाल है, सीरियसली करो इसको। कुत्ता बचेगा कि नहीं बचेगा ये तुम्हारे कैलकुलेशन पे निर्भर है। एटीन पॉइंट समथिंग हम मान ले रहे हैं, 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग में। अच्छा 18.7। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? कितना आया? 18 पॉइंट। बात समझ में आ रही है? बच गया। अगर ज़्यादा आ गया होता 22 से तो मर गया होता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करें। बचा ही दिए कुत्ते को। हाँ रुक दो।